कॉग्निटिव जानते हैं व्हाट आर थिंकिंग, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट ये इसी के अंडर में है, चाइल्ड डेवलपमेंट के बेस पर है। थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में ये तीसरा पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। एक्चुअल में है क्या ये सोशल, ये इमोशंस को, इस इमोशंस को भी किसी एक मार्क्सम साइकोलॉजिस्ट ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। FAL जो किसी भी एडल्ट पर्सन में या स्टूडेंट या चिल्ड्रेन में ये शुरुआती से, इनिशियल से ही ये तीनों चीजें होती हैं। F फॉर फियर, डर, इमोशंस के अंदर है। A फॉर एंगर, गुस्सा। 1 साल के बच्चे में, 6 साल के बच्चे में आपको ये नजर आ जाएगा। और L फॉर लव। ये तीनों चीजें इनिशियल पीरियड से ही बच्चों में नजर आती हैं। अगर जो 1 साल का बच्चा है तो उसे अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, वहाँ की उनके घर वाले जो है अलग अलग चीज़ों से डराते हैं, वो बच्चा डरता है ना। वो गुस्सा भी होता है, नहीं उसके मन के मुताबिक काम नहीं होने की वजह से, और अपना प्यार जुटाता है अपने पेरेंट्स पर, अपने घर वालों पर। तो ये डाल्टन एक जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये 3 वर्ड दिया कि इनिशियल पीरियड से ही बच्चों में ये 3 चीज़ें होती हैं, फियर, एंगर और लव। ये जो आप देख रहे हैं ये आगे जाकर ये भी ग्रोथ करता है। ग्रोथ इसकी हो, ये मेंटल फिजिकली इनिशियल पीरियड से बच्चों में होता है, ये भी ग्रो करता है। और ये तीनों चीज़ें भी जो हैं धीरे धीरे कम और ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एज जो है वो घटता होता रहता है। लेकिन ये जो हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ, ये कहीं ना कहीं जाकर एक फिक्स एज में जाकर ये रुक जाता है। लेकिन ये जो है पूरे दिन तक, मौत तक जो है ये हमारे साथ रहता है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये चीज़ें हमारे साथ बनी रहती हैं। ये एक लिमिटेड एज तक जो है हमारे ग्रोथ हो जाता है। सब लोग जानते हैं, सर जानते हैं, सर यस सर, आप जानते हैं इसके बारे में, आपने भी इसका एक्सप्लेन किया था व्हाट अ मेंटल हेल्थ। तो ये जो आपका फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है, ये एक लिमिटेड एज तक जाकर स्टॉप हो जाता है। ग्रोथ इसका एक लिमिटेड एज तक है। लेकिन ये जो है अनलिमिटेड है, जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप दुनिया में हैं, ये 2 चीज़ें आपके साथ होंगी। लेकिन हमारा फोकस है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट पे, जो 3 डेवलपमेंट है, फियर, एंगर और लव। यहाँ है आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द चाइल्ड्स एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस and the ability to establish positive and rewarding relationship with others। इसका जो मेन कंसेप्ट है सोशल इमोशनल डेवलपमेंट का, कि बच्चों के अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो हम लोग लाएं, हम लोग पैदा करें बच्चों के बीच में पॉजिटिव, और जो निगेटिव उसके अंदर इमोशंस है उसको दूर करें। ये आपका चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर है। इसके बहुत सारे इम्पैक्ट भी हैं इमोशंस के, लर्निंग पीरियड में या मोटिवेशन पीरियड में, कॉग्निशन पीरियड में ये एडेप्टेशन होता है बच्चों के बीच में। लर्निंग, मोटिवेशन एंड कॉग्निशन। बच्चा किस तरह से इसे अडॉप्ट कर रहा है, अडेप्टेशन उसका कैसा है। अगर
इमोशनल को वो अगर पॉजिटिव ले रहा है तो आगे जाकर बहुत ही कामयाब इंसान बनेगा, और अगर उसे नेगेटिव ले रहा है उस चीज़ को तो उसका जो वे है, उसका डायरेक्शन है, जो गलत डायरेक्शन है, उसे गलत रास्ते ले जाएगा, उसे कामयाब नहीं बनाएगा। हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं सभी के इमोशंस एक जैसा नहीं है। अगर हम यहाँ पे इमोशन डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप लोग का जो इमोशंस है, आप लोग के जो अंदर जो इमोशंस आ रहे हैं, किसी के अंदर आते होंगे कि ऐसे ही है, ससर पढ़ा रहे हैं, लाठी ले रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छे से लिया उसे, किसी ने कहा छोड़ो ऐसे ही अटेंड कर लेते हैं क्लास को, क्या उसे हाँ होना जाना है। ये इमोशंस आपके अंदर अलग अलग, हर एक लोगों के बीच में अलग अलग इमोशन होते हैं। वैसे ही इमोशंस बच्चों के अंदर भी होते हैं। जब बच्चा इंटर करता है स्कूल में तो इमोशन जो है, जो चाइल्ड एक्सपीरियंस आपके पास है, चाइल्ड का एक्सपीरियंस क्या है, वो बच्चा उसका जो होम इन्वायरमेंट था वो कैसा है, उसका जो एक्सप्रेशंस है, जो फेस एक्सप्रेशंस है वो कैसा है, और कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, गुस्से, उसका गुस्सा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गुस्से को दबा कर रखते हैं, इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। तो यही एबिलिटी है जो पॉजिटिव एस्टेब्लिशमेंट करना है बच्चों के बीच में, इसी को हम लोग सोशल इमोशनल कंसेप्ट, यही इसका आपका है। नेक्स्ट, ये आपका जो किस तरह से स्टूडेंट एग्जिबिट करें सोशल इमोशनल कॉम्पिटेंसीज को क्लासरूम के अंदर। स्टूडेंट्स नो अबाउट ईच अदर इंटरेस्ट। हम लोग क्लास लेते हैं और बच्चे इस तरह जानते हैं कि क्या किसका क्या इंटरेस्ट है, इसमें क्या इंटरेस्ट है। जो टीचर पढ़ाने आ रहे हैं वो कैसे पढ़ा रहे हैं, उससे हम कैसे बात करें, उसका जो इंटरेस्ट और बैकग्राउंड हो वह तरह जानते हैं। एंड टेक into account the perspective and emotions of their classmates। अपने जो क्लासमेट्स हैं, जो उनके क्लासमेट्स हैं, दोस्त हैं, उनके इमोशंस को भी जानते हैं कि वो किस तरह से। अगर कोई बच्चा उसमें ज़्यादा झगड़ालू है तो उससे वो नहीं बात करेंगे या उससे मजाक नहीं करेंगे, उसके करीब नहीं आएंगे, उसके टच नहीं आएंगे। स्टूडेंट कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन मीनिंगफुल वेज एंड फील कंफर्टेबल टेकिंग एकेडमिक रिस्क। तो ये आपके क्लासरूम के अंदर है। इसके बाद एक जब वीडियो चला दें समझ में आ जाएगा इससे, इस वीडियो के जरिए। फर्स्ट वीडियो फाइल में सर दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण की पहचान करना सीखते हैं, जिससे वो सहानुभूति और करुणा दिखाएंगे, ना ये देखिए कि वो कौन है या कहाँ से आए हैं।
उनमें और जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। छात्र शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी समस्याओं का समाधान करने और अपने आवश्यकताओं के बारे में बताना सीखते हैं। इससे वो दूसरों के साथ मिलकर रहेंगे और बड़ों से खुलकर मदद मांगेंगे। जब छात्र अपने जीवन और भविष्य के बारे में जिम्मेदारी से निर्णय लेंगे तो भविष्य सिर्फ बेहतर होगा। रिसर्च बताती है कि सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक शिक्षा से बदलाव आता है। सीख में भाग लेने वाले छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करते हैं और बेहतर व्यवहार भी करते हैं। इन छात्रों के लिए अच्छा डिग्री हासिल करने का संभावना 2 ही है। हाई स्कूल पास करने का संभावना 50% से अधिक है और 25 साल की उम्र में नौकरी मिलने का। जिन स्टूडेंट्स का सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक कौशल अच्छे हैं उनके दोस्त भी ज़्यादा होते हैं, जिससे उन्हें स्कूल में ज़्यादा मन लगेगा और पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन होगा। इसी को कुछ इस तरह देखें। स्टूडेंट्स जो सोशल, इमोशनल और एथिकल लर्निंग में भाग लेते हैं वो करियर और जीवन दोनों में सफलता पाते हैं। Emotions colors our life. Colors our life. बिना इमोशन के हम लोग रोबोट हैं। एक जानवर में भी इमोशन होता है अपने बच्चों को लेकर। हम जो इंसान हैं बिना इमोशंस के हम लोग रोबोट हैं। तो इमोशन जो है कलर्स आवर लाइफ, हमारे रंगीन बनाता है हमारी ज़िंदगी को। हंसना, बोलना, सुख दुख, गुस्सा, समझना, ये सब है। एक्चुअली में इमोशन जो वर्ड्स है वो एक लैटिन वर्ड से आया है। इमोवियर एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है टू स्टेर अप। हिंदी बोले तो देखना कर सकते हैं। तो ये एक लैटिन वर्ड से आया है, वो वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू स्टेयर अप। ये लैटिन वर्ड से ही एक इंग्लिश वर्ड बना इमोशंस, जो हमारे जिंदगी को रंगीन बनाता है। इमोशंस जो है वो सब्जेक्टिव होते हैं। इमोशंस आर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे है कि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम की बात ले, एक बच्चा जो है एग्जाम को किस तरह से लेता है, उसके इमोशंस क्या है एग्जाम को लेकर। तो एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है और हो सकता है वो स्ट्रेस की वजह बीमार पड़ जाए। और कुछ बच्चे जो है उसे इजी लेते हैं और अच्छी तैयारी करते हैं एग्जाम को लेकर। तो एक अलग अलग बच्चों में अलग अलग एग्जाम को लेकर इमोशंस आते हैं। एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया, कर्ज लिया आपने ऊपर खर्च करने के लिए। उसने जो आपको कुछ पैसे दिए उसके अलग इमोशंस थे। आपने जो पैसे लिए आपका इमोशन अलग। आपने उस पैसे को जाकर मार्केट में खर्च किया। मार्केट जो दुकानदार है उसका उस पैसे को लेने का इमोशन उसका अलग है। ठीक है, जिसने हमें पैसा दिया उससे उम्मीद है कि मैं उसे लौटा दूंगा एक फिक्स टाइम पर। दुकानदार कोई इमोशन नहीं, उसके लिए जो 100 या 500 रुपये नोट हैं वो उसके लिए कोई इमोशन नहीं रखती कि जो मुझे दे रहा है ये पैसा, उसके लिए उसके इस 500 के लिए क्या इमोशंस है। जब वो 500 रुपये दुकानदार के पास आता है उसके लिए कोई इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं इमोशंस का। उसी दुकानदार का एक बेटा चला आता है मांगने के लिए पैसा कि पिताजी मुझे दीजिए 500 रुपये नोट, मुझे किताबें खरीदनी है। दुकानदार अपने बेटे को 500 रुपये नोट दे देता है। उस 500 रुपये का नोट उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब वो बहुत सारे सपने सजो लेता है
कि हम 500 रुपये में हम इतनी बुक खरीदेंगे, कुछ पैसा बचा लेंगे, कुछ होटल में खर्च करेंगे, कुछ दोस्तों के ऊपर खर्च करेंगे। तो एक बच्चे के लिए तो पर्सन टू पर्सन इमोशन जो है वो वेरी करता है। तो इमोशन जो है हमारे लिए सब्जेक्टिव है। ये जो आपका ट्रायंगल शेप है साइकोलॉजिकल है, कि सेफ्टी है, लव है, बिलोंगिंग, स्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके अलग अलग है। जो आपका साइकोलॉजिकल है वो बेसिक नीड्स पे डिपेंड करता है, खाना पीना रहना सोना, इस पे डिपेंड करता है, फिजियोलॉजी। एंड सेकंड इज द सेफ्टी। आदमी अपने आप को सिक्योर रखता है, उसके चाहिए अभी जो खाना पीना सोना आ गया तो चाहिए उसे सर छुपाने की जगह घर चाहिए उसे, या फिर हो सकता है कि पैसे का भी फाइनेंशियल भी उसका एक सेफ्टी हो। लव वो चाहता है कि अब घर बसा ले, अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अपने घर वालों के साथ रहे, अपने व्यूअर्स के साथ रहे, उससे हमें प्यार मिलता रहे। स्टीम में उसके बाद आता है कि लोगों की हम किस तरह सोशल बने, लोगों की मदद करें हम जाकर। अब इतने हमारा पास आ चुका है कि हम लोगों की मदद करें। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब पूरी चीज़ मिल जाती है उसे कंप्लीट, तो चाहता है कि हम अब और दूसरों तक जाएं और वहाँ तक पहुँचाएं। इस एक वीडियो दिखाएंगे इसको, सेकंड वीडियो फाइल मैनेजर में सर। हेलो एवरीवन, दिस इज सक्सेस ज्ञान। तो चलिए मिलकर हेलो एवरीवन, दिस इज सक्सेस ज्ञान। तो चलिए मिलकर सीखते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे मास्लोव्स नीड हायरार्की। हेलो एवरीवन, दिस इज सक्सेस। नीचे वीएलसी वाले में ऑलरेडी नंबर 1, फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये वो बेसिक नीड्स हैं जिसके बिना तो हम जी ही नहीं सकते, लाइक खाना पीना सोना एसेट्रा। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें आएगा सैलरी। सेफ्टी नीड्स। मास्लो के अकॉर्डिंग एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाने के बाद नेक्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर आता है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स हर तरह की हो सकती हैं, जैसे फिजिकल एंड फाइनेंशियल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मतलब स्टेबिलिटी ऑफ इनकम से है। अगर एक बंदा सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ अब उसकी इनकम का सोर्स फिक्स हो गया है तो वो खुद को सेफ फील करेगा। सोशल नीड्स। सोशल नीड्स तीसरा मोटिवेटिंग फैक्टर है। इसमें आता है बिलोंगिंगनेस एंड लव। ये माना जाता है कि हर इंसान बाय नेचर एक सोशल एनिमल होता है, यानी उसे लोगों की जरूरत होती है। देखिए अगर एक इंसान को खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, उसके पास रहने के लिए घर है और उसका इनकम का सोर्स भी है, तो अब उसकी नीड राइज होती है कि उसके कुछ फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जिनकी वो केयर कर सके और वो लोग भी उसकी केयर कर सके, उसे अपने ग्रुप का हिस्सा माने एक्सेट्रा। स्टीम नीड्स। जब इंसान की सोशल नीड्स फुलफिल हो जाती है तब वो मूव करता है नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम नीड्स दो तरह की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक्सटर्नल में आता है अपने आसपास के लोगों से रिस्पेक्ट पाना, मतलब खुद को दूसरों से डिफरेंट और सुपीरियर दिखाने की नीड्स। इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए भी बहुत से लोग लग्जरियस मोबाइल लेते हैं, बेस्ट क्वालिटी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं और लग्जरी गाड़ियाँ लेते हैं। अपने नाम के आगे कुछ पहचान लगाना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर, सीए और एडवोकेट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेज है जहाँ इंसान सेटिस्फाइड हो चुका है, उस पर कुछ भी करने का प्रेशर नहीं होता, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब वो रियलाइज करने लगता है कि उसका जन्म किस पर्पस के लिए हुआ है। अब वो अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके उसे फॉलो करने लगता है या वो सोसाइटी के वेलफेयर का काम करना चाहता है। मास्लो का ये मानना था कि ये सभी नीड्स इसी हायरार्की में ही होती हैं, मतलब पहले फिजियोलॉजिकल नीड होती है, उसके बाद सेफ्टी नीड्स होती हैं, वो सेटिस्फाइड होने के बाद सोशल नीड्स राइज होती हैं, फिर एस्टीम नीड्स और फाइनली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स राइज होती हैं। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सच होता है, बट हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे लीडर्स भी हैं जिनकी स्टार्टिंग से ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड राइज हो गई थी।
फॉर एग्जांपल शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए ब्रिटिशर्स से फाइट की और अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। मतलब इनकी डायरेक्टली सेल्फ एक्सप्लोरेशन नीड अराइज हुई। इस थ्योरी को लोगों के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि लोगों का बिहेवियर उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है। उनकी नीड्स की सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। कंपनीज अपने एम्प्लॉइज की नीड्स के पैटर्न में शिफ्ट को समझ लेती है और इसलिए उन्हें मोटिवेटेड रखने के लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की फिजियोलॉजिकल नीड होगी बेसिक सैलरी, सेफ्टी नीड्स फुलफिल करने के लिए हो सकता है कि कंपनी के शेयर्स में पार्टनरशिप दे दे या फिर पेंशन स्कीम दे दे। सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही गेम्स वगैरह करवाई जा सकती हैं या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाई जा सकती है। एक्सट्रीम नीड्स, इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कंपनी अपने बेस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉइज को हायर लेवल पर प्रमोट कर देती है। चलिए इसे याद रखने के लिए एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं। एक इंसान जो किसी दूसरे देश में जंगल में फंस गया है, उसे भूख लगी है, तो सबसे पहले कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करने में लग गया है। चलो उसे खाने पीने का कुछ मिल भी गया और उसका पेट फुल हो गया है, तो अब वो अपने रहने के लिए कुछ झोपड़ी वगैरह बनाने लगे ताकि वो एनिमल्स से सेफ रह पाए। अब वो रात को झोपड़ी में सो रहा है और उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है। उसके पास खाने पीने और रहने की व्यवस्था तो हो नहीं है, बट अब वो अकेला फील कर रहा है। तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि वो वहाँ से बाहर निकल सकता है और उसे रियलाइज हुआ कि वो वहाँ जंगल में दूसरे जानवरों की तरह लड़ने के लिए पैदा नहीं हुआ है। वो तो इंसान है, उसकी जिंदगी का मकसद जंगल में सर्वाइव करना नहीं है। तो इस थ्योरी को याद रखने के लिए हम इस सिचुएशन के साथ रिलेट करके समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें। ये है what social emotional factors had an impact on their learning. ये है आपका सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। बच्चों में हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि उसका क्या इमोशंस है। एंड सेल्फ अवेयरनेस में बच्चे को बताना है कि जो खासकर प्राइमरी सेक्शन के बच्चे हैं उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होती है, कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो टीचर उन्हें अवेयर करे कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है। अगर वो प्राइमरी सेक्शन में इस चीज़ पे गुस्सा करता है तो टीचर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो बताएं कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है बच्चों में आ जाएगा, अपने आप को ठीक रखने का जो है वो तरीका मालूम हो जाएगा उसे। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। ऐसे चल रहा है इस तरह से सेल्फ मैनेजमेंट। अब वो बच्चों में अपने आप को मैनेज कैसे करें। तो आजकल के बच्चे, बहुत सारे बच्चे स्कूल के हैं जो स्कूल आने में लेट कर देते हैं ना, उसमें से 5% बच्चे ऐसे हैं जो लेट हो जाते हैं स्कूल आने में। तो अपने आप को मैनेज करें कि स्कूल कितने उठना है, स्कूल से आने के बाद हमने किस वक्त घर में पढ़ना है, कितने बजे हमें खेलने जाना है। वो सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर टीचर्स को ये बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर सेल्फ मैनेजमेंट कैसे आए, तो बच्चे अपने वक्त पर सब काम सही करेंगे। दूसरा है सोशल अवेयरनेस, थर्ड वन। तो बच्चों में खासकर 8, 9, 10 के बच्चे जो हैं वो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत सारे बच्चों से घुलते मिलते नहीं हैं, वो अलग थलग अपने आप को रखना चाहते हैं। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके पास जाए, उनके इमोशन को समझे और बताए कि अपने जो क्लासमेट्स के साथ क्या प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम्स है, वो शेयर करें। तो सोशल अवेयरनेस भी बच्चों में लाने की ज़रूरत है
कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फैमिली को, रिलेटिव्स को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो अलग तरह रहना चाहते हैं। खासकर वैसे बच्चे जिनके माँ बाप के एक ही बच्चे हैं और माँ बाप भी बहुत ही लाड प्यार से उसको बहुत ही सेफ रखते हैं, कहीं घूमने नहीं जाना है, रोड पे नहीं निकलना है, गली में नहीं निकलना है, चोट आ जाएगी, तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देगा, तो बच्चा धीरे धीरे सोसाइटी से कटता चला जाता है। और जब स्कूल आता है तो वो क्लासमेट के साथ वो घुल मिल नहीं पाता, वो अपने आप को अलग कर रखता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा अपने क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लंच जो है एकदम अलग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप में करते हैं लंच, तो वो उनके साथ सोशल अवेयरनेस है। और जो बच्चे अलग तरह रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, अपने आप को पूरे क्लास से अलग रखते हैं, तो उन्हें ये अवेयरनेस लाना है कि आप समाज के अंदर लोगों के साथ कैसे घुले मिले। रिलेशनशिप स्किल्स ये ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट है, रिलेशनशिप स्किल्स। इसके अंदर जो है बच्चों के बीच में कैसे जो रिलेशनशिप स्किल्स है वो डेवलप किया जाए। खासकर जो बच्चे होते हैं 1 साल 2 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपना रिलेशन डेवलप कर जाते हैं घर के अंदर। घर पे उनको ज़्यादा प्यार होता है अपने माँ बाप से और घर में रहने वाले दूसरे रिश्तेदारों से, और उनकी दुनिया वही होती है। जब बच्चा स्कूल जाने को होता है, जब 5-6 साल के बाद स्कूल आता है, तो वो अपना रिलेशन अपने दोस्तों के साथ बनाता है, अपने क्लासमेट के साथ बनाता है। फिर और बड़ा होता है तो जब वो बाहर जाता है खेलने के लिए, घूमने के लिए, तो उसके और बाहर के दोस्त भी जो है उसके रिलेशन में आते हैं। और इसमें से एक बात और है जो सोशल अवेयरनेस से लिया था कि वैसे बच्चे जो माँ बाप का इकलौता बेटा या बेटी है, खासकर वैसे बच्चे रिलेशनशिप स्किल उसके अंदर ज़्यादा डेवलप नहीं